आज मैं आप लोग को डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। डीसी जनरेटर होता क्या है? डीसी जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली एक प्रकार की मशीन होती है। यदि मशीन डीसी उत्पन्न करे तो डीसी जनरेटर और एसी उत्पन्न करे तो एसी जनरेटर। हम आगे बताएंगे कि एसी कैसे उत्पन्न करेगी और डीसी कैसे उत्पन्न करेगी। अगर जनरेटर में कम्यूटेटर लगा दिया जाए तो डीसी देगी और स्लिप रिंग लगा दिया जाए तो एसी देगी। जनरेटर का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर या डायनमो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई चालक है, चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार उसको मूव कराया जाए जिससे उसमें जो है ईएमएफ जनरेट हो जाए, तो यही है क्या? प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर सिद्धांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता है। डीसी जनरेटर की मौलिक अवस्थाएं क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर, कम्यूटेटर एंड ब्रश, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब जो है जनरेटर की मौलिक अवस्थाएं है। अब आते हैं जनरेटर के भाग कौन कौन से होते हैं। पार्ट्स ऑफ ए डीसी जनरेटर। जनरेटर के भाग होते हैं योक या बॉडी, फील्ड, आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रश एंड ब्रश होल्डर, ब्रश लीड या पिगटेल, रॉकर प्लेट एंड कवर, बियरिंग, शाफ्ट एंड पुल्ली, कूलिंग फैन, बेड प्लेट, आई वोल्ट, टर्मिनल बॉक्स। सबसे पहले आते हैं कि डीसी जनरेटर का बॉडी का क्या काम होता है। मशीन की बाहरी भाग को योक या बॉडी कहा जाता है। यह कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। इसके मुख्य कार्य मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना तथा चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पथ प्रदान करना। यह जो होता है बॉडी का मुख्य कार्य होता है। बॉडी के अंदर ही सारा जो है कम्यूटेटर, ब्रश, बियरिंग, होल्डर, शाफ्ट सब इसी बॉडी के अंदर ही जुड़ा हुआ था। बॉडी का ऊपर जो बना हुआ था भाग जो कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट स्टील का, तो इसका काम यही है मशीन का, बॉडी का, कि अंदर के सभी भागों को सुरक्षित रखना है और चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पथ प्रदान करना, चुंबकीय रास्ता प्रदान करना होता है। अब आते हैं फील्ड पोल। फील्ड पोल का काम, इसका मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। पोल का जो काम होता है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना है। फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या 2 होती है तथा अधिकतम संख्या 8 होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पोल का मुख्य कार्य क्या है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना, और इसमें कम से कम पोलों की संख्या 2 होती है और अधिकतम 8 होती है। अब आते हैं आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? इसका मुख्य कार्य चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके उसमें स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना। आर्मेचर का जो काम होता है चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके उसमें जो है ईएमएफ जनरेट करना होता है। आर्मेचर जो है एक बेलनाकार ड्रम जैसा होता है जिसमें सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेट करके बनाया जाता है। लेमिनेट करके बनाया जाता है, इतना मोटा होता है। इसका मोटाई जो होता है 0.35 से 0.6 mm तक होती है। 0.35 0.6 mm, कहीं कहीं 0.5 mm भी होती है। आर्मेचर कोर को लेमिनेट होने से उसमें हिस्टेरिस लॉस तथा एडी करंट लॉस कम होती है। यदि आर्मेचर कोर को लेमिनेट कर दे तो इससे हमें यह फ़ायदा होता है कि इससे हिस्टेरिसिस तथा एडी करंट लॉस कम हो जाता है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैग्नेट वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि हिस्टेरिस लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस क्या होता है। आर्मेचर प्रतिरोध का मान 1 ओम होता है। आर्मेचर प्रतिरोध का मान 1 ओम होता है। आर्मेचर में मुख्यतः 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। एक होता है लैप वाइंडिंग, एक होता है वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में A बराबर P यानी समांतर पथों की संख्या समान होती है और वेव वाइंडिंग में पथों की संख्या 2 होती है। इसलिए इसे कहा गया लैप A बराबर P और लैप वाइंडिंग में A बराबर P, वेव वाइंडिंग में A बराबर 2। लैप वाइंडिंग में वोल्टेज का मान कम होता है और
वेव वाइंडिंग में करंट का मान बहुत कम होता है। लैप वाइंडिंग में वोल्टेज का मान ज़्यादा रहेगा और वेव वाइंडिंग में लैप वाइंडिंग में वोल्टेज का मान कम होगा, वेव वाइंडिंग में करंट का मान कम होगा। लैप वाइंडिंग में एक दूसरे के समांतर बहुत सारा प्रतिरोध होने से प्रतिरोध कम हो जाता है, जिसके कारण करंट अधिक हो जाता है। लैप वाइंडिंग में एक दूसरे के समांतर बहुत सारा रेजिस्टेंस जब होता है तो इसका जो कहने का ये मतलब है कि लैप वाइंडिंग हम बताए थे ए बराबर पी, यानी कि जितना ए होगा उतना ही पी होगा। समांतर पथों की संख्या समान होती है, अगर जितना वाइंडिंग होगा उतना पथों की संख्या होगी। इसके कारण प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध कम होना जैसे ही हुआ उससे करंट जो है ज़्यादा हो जाता है। जहाँ अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहाँ वेव वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग के साथ जोड़ दिया जाए तो एसी उत्पन्न करेगा, यदि आर्मेचर को कम्यूटेटर के साथ जोड़ दिया जाए तो डीसी उत्पन्न करेगा। अब आगे आते हैं कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक। हिंदी में मतलब दिक् परिवर्तक। कम्यूटेटर क्या है? इसका मुख्य कार्य होता है आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल को डीसी के रूप में बाहरी परिपथ को प्रदान करना। कम्यूटेटर जो है आर्मेचर कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट होता है उसे जो है डीसी में कन्वर्ट कर देता है। कम्यूटेटर जो है ईएमएफ को जो है डीसी में परिवर्तित कर देगा, जनरेट कर देगा, इसका यही काम है। इसमें जो है पत्तियों के बीच में एयर गैप होता है जिसमें माइका या अभ्रक भर दिया जाता है, अभ्रक भर के इंसुलेट कर दिया जाता है। कम्यूटेटर को आर्मेचर के शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए कार्बन ब्रश और इंटरपोल के साथ साथ कंपेसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। कंपेसेटिंग। आगे आते हैं ब्रश एंड ब्रश होल्डर। ब्रश का काम ये होता है कि जो कम्यूटेटर जो डीसी उत्पन्न करी, जो डीसी विद्युत को उत्पन्न किया, उसे बाहरी परिपथ को प्रदान करने के लिए ब्रश का प्रयोग करते हैं। ब्रश को ब्रश होल्डर में फिट किया जाता है, ब्रश होल्डर में फिट किया जाता है। और ब्रश होल्डर को फिक्स करने के लिए उसमें स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग का दबाव जो है 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कार्बन की विद्युत धारा वहन क्षमता 4 से 6 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब आते हैं ब्रश लीड। ब्रश के साथ जोड़ा गया फ्लेक्सिबल तार का टुकड़ा ब्रश लीड कहलाता है या पिगटेल कहलाता है। ब्रश का जो ब्रश के साथ जोड़ा गया टुकड़ा होता है उसे ब्रश लीड या पिगटेल कहा जाता है। आगे आता है रॉकर प्लेट। यह छल्ले की यानी कि स्प्रिंग के आकार की एक प्लेट होती है जिसे रॉकर प्लेट कहते हैं। यह फ्रंट एंड प्लेट के साथ वोल्ट द्वारा कसी होती है। रॉकर प्लेट और ब्रश होल्डर फंसा दिया जाता है या पेंच द्वारा कस दिया जाता है। एंड कवर क्या है? जनरेटर के बॉडी के दोनों ओर 2 कास्ट आयरन से बने ढक्कन लगाया जाता है। जनरेटर को जो कम्यूटेटर के सामने जो होता है उसे फ्रंट एंड कवर कहते हैं और जो इधर होता है उसे एंड कवर कहते हैं। उसके बाद आता है बियरिंग। बियरिंग का काम यह होता है कि मशीन को कम्यूटेटर को जो आर्मेचर शाफ्ट के बियरिंग के द्वारा एंड प्लेट पर कसा दिया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है आर्मेचर शाफ्ट को तीव्र गति से घुमाने के लिए, स्वतंत्रतापूर्वक घुमाने के लिए बियरिंग का प्रयोग किया जाता है जिससे कि आर्मेचर का जो शाफ्ट हो वो स्पीड रन करे। अब आता है शाफ्ट एंड पुल्ली। आर्मेचर तथा कम्यूटेटर के लिए आधार का कार्य करती है। शाफ्ट एंड जो पुल्ली होता है इसे बियरिंग के द्वारा एंड प्लेट पर कस दिया जाता है। उसके बाद आते हैं कूलिंग फैन। जब मशीन रन करते हैं तो उसमें जो है हीट होने की संभावना रहती है, इसलिए हम कूलिंग फैन का प्रयोग करते हैं जिससे मशीन जो है ठंडा होते रहे। देखिए हम मशीन को ठंडा रखने के लिए आर्मेचर पर कम्यूटेटर वाले सिरे के विपरीत सिरे पर कास्ट आयरन का बना पंखा जोड़ दिया जाता है, जैसे ही आर्मेचर घूमना शुरू करता है यह भी घूमने लगता है और ठंडी हवा देकर मशीन को ठंडा रखता है। अब आते हैं बेड या बेस प्लेट। मशीन को आधार को बेड या बेस प्लेट कहा जाता है या कास्ट आयरन का बना होता है। आई बोल्ट जो होता है मशीन के ऊपर एक ऐसे नट लगा होता है, इसको फंसा कर मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं।
अब आते हैं टर्मिनल बॉक्स, जहाँ पे मशीन की सारी कनेक्शन क्या होता है एक जगह जोड़ दिया जाता है, उसे टर्मिनल बॉक्स कहते हैं, जहाँ से लोड इसमें जोड़ दिया जाए।